सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे व्याख्यान 1 कक्षा 9वीं, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 17। बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि का नाम राजेश जोशी। पाठ की रूपरेखा से परिचित होते हैं। राजेश जोशी द्वारा रचित बच्चे काम पर जा रहे हैं नामक कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसके कारण कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित रह जाते हैं। राजेश जोशी द्वारा रचित बच्चे काम पर जा रहे हैं नामक कविता गहरे सामाजिक बोध की कविता है। तो आइए सबसे पहले हम कवि के जीवन परिचय से ही परिचित होते हैं। कवि राजेश जोशी का जन्म सन 1946 में हुआ। मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में। कब हुआ उनका जन्म? 1946 में हुआ। मध्य प्रदेश के कौन से जिले में हुआ? नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने किसको अपनाया? उन्होंने पत्रकारिता को अपना लिया। उनके जो शिक्षा है वो भोपाल में हुई थी और उनके ननिहाल में हुई थी, क्योंकि उनका जन्म भी ननिहाल में ही हुआ था। ठीक है। और शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने पत्रकारिता को अपना लिया। उन्होंने कविता के अलावा पटकथा लिखी, कहानियां लिखी, और कुछ स्वतंत्र रचनाएं भी की। लिखी। अब उन्हें बहुत सारे पुरस्कारों से वैसे सम्मानित किया गया था, लेकिन उनके मुख्य जो पुरस्कार हैं वो कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। उनका पहला पुरस्कार है माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार। उनका दूसरा पुरस्कार है शिखर सम्मान। और उनका तीसरा पुरस्कार है साहित्य अकादमी। ठीक है बेटा। अब उनके काव्य संग्रह की बात करें तो उनके काव्य संग्रह में आते हैं एक दिन बोलेंगे पेड़, दूसरा है मिट्टी का चेहरा, तीसरा है नेपथ्य की हंसी। नेपथ्य कहते हैं पर्दे को। और दो
पंक्तियों के बीच में। भाषा उनकी सरल, सहज व स्वाभाविक है। तो आइए अपनी कविता की ओर बढ़ते हैं। पहले मैं इस कविता का शब्दार्थ के साथ अर्थ बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं इसका वाचन करके दिखाती हूँ। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? कोहरे से ढकी सड़क पर काम पर जा रहे हैं बच्चे। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? देखिए अब इसमें कौन से कठिन शब्द आए हैं। सबसे पहले है कोहरा, कोहरे। फिर अगर हम बात करें तो काम भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक तद्भव शब्द है। ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारा भयानक। भयानक भी कठिन शब्द में आता है। पंक्ति, पंक्ति भी एक कठिन शब्द है। उसके बाद आता है विवरण। विवरण भी एक कठिन शब्द के अंतर्गत आता है। फिर आता है हमारा सवाल। इन कठिन शब्दों के साथ साथ हम इसके अर्थ को भी जानेंगे। तो आइए, पहला शब्द है हमारा कोहरे। कोहरे का अर्थ होता है धुंध। ठीक है, या कुहासा भी कहते हैं इसको। दूसरा शब्द था हमारा काम। काम का अर्थ होता है कार्य। तीसरा शब्द था बेटा हमारा भयानक। भयानक के दो अर्थ होते हैं। आप इसे भयंकर भी कह सकते हो। आप इसका अर्थ डरावना भी ले सकते हो। चौथा शब्द हमारा था पंक्ति। पंक्ति को कहते हैं बेटा कतार, जिसे आप अंग्रेजी में लाइन कहते हैं। पांचवा शब्द था हमारा बेटा विवरण। विवरण को हालचाल भी कहते हैं वैसे, और दूसरा अर्थ अगर हम काव्यार्थ में ले तो इसका अर्थ वर्णन होता है। छठा शब्द था बेटा हमारा सवाल। सवाल का अर्थ होता है प्रश्न। किसे एक प्रश्न के रूप में पूछा जाना चाहिए। तो आइए इसके अर्थ को समझते हैं। पहली पंक्ति। पहली पंक्ति क्या है बेटा? कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह। कवि क्या कह रहा है? कवि कह रहा है कि सुबह के समय सड़कों पर जब कोहरा छाया हुआ होता है, धुंध छाई हुई होती है, यानी सर्दी के ऋतु का वर्णन किया गया है। इस समय सर्दी का मौसम है, चारों तरफ धुंध छाई हुई है, ढकी हुई है और भयंकर ठंड पड़ रही है। फिर भी जो बच्चे हैं वो काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। जब हम अपनी रजाइयों से निकलना पसंद नहीं करते हैं, उस समय ये बच्चे काम पर जा रहे हैं। जिस समय बच्चों को घर पर ठंड से बचने के लिए घर पर होना चाहिए, उस समय ये बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं। ठीक है। घने कोहरे में ये बच्चे सड़कों पर निकल चुके हैं काम करने के लिए। हमारे युग की, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये। अगर हम बात करें अपने समाज की, अपने देश की, तो
तो हमें आ रहे समय की हमारी इस स्थिति में, हमारे इस युग में सबसे भयानक, सबसे भयंकर स्थिति है ये। जिस समय हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए विद्यालय में जाना चाहिए, खेलना कूदना चाहिए, उस समय हमारे ये छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। इससे भी भयानक स्थिति क्या है? भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इससे सवाल की तरह है। कहते हैं सबसे भयानक स्थिति तो ये है कि इसे एक वर्णन के रूप में लिखा जा रहा है। हमारा जो समाज है वो एक इसे सामान्य समस्या को समझकर ध्यान नहीं देगा, क्योंकि जब हम किसी पंक्ति को साधारण रूप में लिखते हैं तब उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना एक प्रश्न के रूप में दिया जाता। मैं आपके सामने कई बार लगातार पंक्तियां बोलती चली जाऊंगी, आप उस पर ध्यान देंगे, कई बार नहीं भी देंगे, लेकिन लिखा जाना चाहिए इसे एक सवाल की तरह, कि इसे पूछा जाना चाहिए था एक प्रश्न के रूप में, एक प्रस्तुत किया जाना चाहिए था एक महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, कि आखिर ये बच्चे जिनका पढ़ने लिखने खेलने कूदने का समय है, उस स्थिति में, उस अवस्था में पढ़ाई लिखाई की दुनिया से दूर रहकर पेट पालने की चिंता से ग्रस्त ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। आखिर हमारे देश में ऐसी स्थिति आ गई कि हमारे देश के युवा काम नहीं कर सकते, इसलिए हमारे देश के बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। दोबारा समझिए कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, कि जब धुंध से ढकी हुई सड़क है, जब कुछ दिखाई नहीं दे रहा, चारों तरफ ठंड है, ठीक है, उस समय जब बच्चों को घर पर रहना चाहिए, उस समय सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। कितनी पंक्ति दिल को चुभने वाली पंक्ति है कि बच्चे, अगर हम कहते हैं ना कि बड़े काम पर जा रहे हैं तब तो शायद किसी को हैरानी ना हो, लेकिन ये कहना कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, हमारे समय की, हमारे इस युग की, हमारे इस समय की सबसे भयानक पंक्ति है, सबसे भयानक कतार है, बात है ये। कि इसे और भी भयानक क्या है, और भी भयंकर क्या है, और भी डरावना ये है कि इसे विवरण की तरह लिखा जा रहा है, एक वर्णन के रूप में, कि आप किसी दृश्य का वर्णन कर रहे हैं। और भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए था इसे एक प्रश्न के रूप में, लोगों से पूछना चाहिए था, ताकि जब हम किसी से प्रश्न करते हैं तो उसके उत्तर की आकांक्षा हमारे मन में होती है कि हमें उत्तर मिलेगा। और जब हम इसे प्रश्न के रूप में लोगों से पूछेंगे तो निश्चित रूप से कोई ना कोई इसका उत्तर खोजेगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि देश में युवा नहीं है, इसलिए शायद बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। पूछा जाना चाहिए था इसे एक सवाल की तरह कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। ठीक है बेटा। कवि ने इससे सबसे भयानक पंक्ति क्या माना है? कवि ने सबसे भयानक पंक्ति ये मानी है कि जहां बच्चों को आराम करना चाहिए वहां बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चों की मजदूरी करने की विवशता को सबसे भयानक पंक्ति कहा गया है। अगर दूसरी बात करें तो सवाल की तरह क्यों लिखा जाना चाहिए इसे? वो इसलिए लिखा जाना चाहिए क्योंकि अगर हमें किसी समस्या की गहराई में जाना है तो हमें उसके कारणों को जानने का प्रयास अवश्य करना होगा, तभी हमें इसका उत्तर मिलेगा। आइए इस कविता के शिल्प सौंदर्य से परिचित होते हैं कि इसमें कौन सी काव्य विशेषता आई है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें तो जो ये काव्य की भाषा है वो सरल है, आधुनिकता के साथ खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। ठीक है, दूसरी विशेषता की बात करें तो यहाँ पर बाल श्रम की समस्या को उठाया गया है। तीसरी अगर हम बात करें तो यहाँ पर सुबह सुबह में एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है और दोनों का अर्थ एक ही है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग भी हुआ है।
ठीक है। और चौथी बात करें तो काव्य की जो शैली है वो अनूठी है। नई है, बिल्कुल अनोखी है। ठीक है बेटा। अब दूसरे काव्यांश पर आते हैं बेटा। मैं आपके सामने फिर से इसका वाचन करती हूँ। क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। अगर हम इसमें कठिन शब्दों की बात करें तो पहला शब्द है हमारा अंतरिक्ष, उसके बाद आता है भूकंप, उसके बाद आता है मदरसा, फिर आता है एकाएक। बाकी शब्दों के अर्थ भी मैं आपको बताऊंगी। तो इसके अर्थ की ओर जाते हैं। अंतरिक्ष का अर्थ क्या होता है बेटा? अंतरिक्ष का अर्थ है आकाश। यहां अभिप्राय है उससे, आकाश से। दूसरे शब्द की बात करें तो आता है भूकंप। भूकंप कहते हैं भूचाल को, जैसे आप इंग्लिश में अर्थक्वेक कहते हैं। तीसरा है मदरसा, यानी हमारे ये जो विद्यालय होते हैं उन्हें मदरसा कहते हैं उर्दू में। जो हमारे दूसरी मुस्लिम लोग हैं वो मदरसे में पढ़ने के लिए जाते हैं कुछ बच्चे। एकाएक का मतलब होता है अचानक। तो आइए इसके अर्थ की ओर बढ़ते हैं। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? अब कवि जो बाल मजदूरों को धुंध में जाते हुए देख रहा है, वो जाते हुए देख करके प्रश्न पूछता है कि ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। उसने कहा कि इसे एक सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। क्या इनके खेलने के लिए अब गेंदें नहीं हैं? क्या सारी गेंदें आकाश में चली गई हैं, गिर गई हैं वहां पर? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या इनके लिए अब रंग बिरंगी किताबें नहीं बची हैं, उन्हें दीमक खा गई? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या जो इनके खेलने के लिए खिलौने हैं, क्या वो किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं, नष्ट हो गए हैं? क्या सारे मदरसों की इमारतें, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे, सारे घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? क्या किसी मदरसों की जो इमारतें हैं किसी भूकंप में ढह गई हैं, भूकंप भूचाल की चपेट में आकर नष्ट हो गई हैं? जो इनके खेलने के लिए खुले मैदान होने चाहिए थे, बाग बगीचे होने चाहिए थे, खुले घरों के आंगन होने चाहिए थे, क्या सारे एकाएक अचानक खत्म हो गए? अब कवि गेंदों के खत्म होने का प्रश्न उठाकर ये कहना चाहता है कि अभी तो बाल मजदूरों के खेलने की उम्र है, उन्हें उनके खेलने से वंचित क्यों किया जा रहा है? अभी उन्हें इस काम काज में नहीं डालना चाहिए। इस समस्या को इंगित किया गया है इस कविता के माध्यम से कि जो हमारा देश है वो बाल श्रम की समस्या से पीड़ित है। कवि को बहुत हताशा है, बहुत निराशा है। कवि कहता है कि बाल मजदूरी करना एक अभिशाप है, ठीक है। इसीलिए वो इन सब का वर्णन करके दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जो हमारे बाल मजदूर हैं वे इन सब चीजों से वंचित हैं। जो चीजें उनके पास होनी चाहिए थी, जिन चीजों पर उनका इस समय अधिकार है, वे उन सब चीजों से वंचित हैं। उन्हें उनकी चीजों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। और काले पहाड़ के नीचे दब गई हैं सारे खिलौने से मतलब ये जो हमारे शोषणकारी व्यवस्था है, इसने इन बच्चों का हक छीन लिया है। उनकी जो इच्छाएं हैं उनको समाप्त कर दिया है। और कवि इन बाल मजदूरों को देख करके बहुत ज्यादा दुखी है। मन ही मन में वो परेशान है, क्योंकि वो जानता है कि जिन चीजों पर उनका हक है वो उनसे छीन ली गई है। अगर हम शिल्प सौंदर्य की बात करें तो वही बात है कि जो भाषा है वो सरल और सहज है।
दूसरी बात करें तो इसमें प्रश्न पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर प्रश्न अलंकार भी है। तीसरी बात करें तो कवि ने चित्र शैली का प्रयोग किया है, चित्रात्मक शैली कह सकते हैं हम इसे, क्योंकि इन दृश्यों के माध्यम से कवि ने हमारे सामने वो चित्र उत्पन्न कर दिए हैं, प्रस्तुत कर दिए हैं कि क्या भूकंप के नीचे ढहती हुई इमारतें हमारे सामने उत्पन्न हो जाती हैं, सारे बगीचे एकदम गायब होते नजर आने लगते हैं, काले पहाड़ के नीचे खिलौने गिरे हुए नजर आने लगते हैं, रंग बिरंगी किताबें दीमकों से लगी हुई नजर आने लगती हैं। तो यहाँ पर चित्रात्मक शैली के प्रयोग से कवि ने कविता में सुंदरता उत्पन्न कर दी है। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं अपने आखिरी काव्यांश की, जो तीसरा काव्यांश है। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि है सारी चीजें हस्ब मामूल, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। दोबारा सुनिए, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, क्योंकि सारी चीजें तो समाप्त हो गई हैं। अंतरिक्ष में गेंदें चली गई, रंग बिरंगी किताबों को दीमकों ने खा लिया, काले पहाड़ के नीचे सारे खिलौने दब गए, भूकंप के नीचे मदरसों की इमारतें ढह गई, सारे बगीचे, सारे घरों के आंगन खत्म हो गए एकाएक। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज्यादा यह है कि हैं सारी चीजें हस्ब मामूल, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। अगर मैं शब्दार्थ की बात करूं तो इसमें एक मुख्य शब्द है हस्ब मामूल। इसका अर्थ होता है यथावत, जैसे थी वैसे ही है, कुछ समाप्त नहीं हुआ। क्या कहना चाहता है कवि अपनी पंक्तियों के माध्यम से? कहता है कि संसार में बच्चों के खेलने के लिए गेंदें, रंगीन पुस्तकें, खिलौने, विद्यालय, मैदान, बगीचे, आंगन अगर नहीं रहे तो फिर इस संसार का लाभ ही क्या है, संसार में है क्या फिर। कहता है ऐसी दुनिया तो बेकार है। जो हमारे देश का भविष्य है, उस भविष्य के लिए ही अगर ये चीजें नहीं हैं, जिन्हें बचपन में खेलने का अवसर ना मिले, जिन्हें पढ़ने के लिए किताबें ना मिले, अगर ऐसा हो गया, कहता है कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। कहता है कितना भयानक होता कि अगर ये सारी चीजें ना होती, सच में वो सारी चीजें हो गई होती कि आकाश में गेंदें चली जाती, दीम के किताबों को खा जाती, पहाड़ के नीचे खिलौने जब जाते, तो सबसे भयंकर और क्या होता, यही होता। लेकिन कवि कहता है परंतु सच तो है कि ये सारी चीजें तो संसार में उपलब्ध हैं। अगर आप बाजारों में निकलें घूमने के लिए तो आपको कौन सी दुकान है जिसपे खिलौने नजर नहीं आएंगे, कौन सी ऐसी दुकानें हैं जिसपे किताबें नजर नहीं आएंगी, कौन से ऐसी चीजें हैं आपको जहां खेलने के लिए घरों के आंगन और खेलने के लिए बाग बगीचे नहीं मिलेंगे। लेकिन वो इस दुनिया के 20% बच्चों के लिए ही है। 70 से 80% बच्चे इन सब चीजों से वंचित हैं क्योंकि उनके माता पिता उन्हें ये सारी चीजें उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं हैं। वे गरीब हैं। इस गरीबी के कारण वे अपने बच्चों को काम पर भेजने के लिए विवश हैं, मजबूर हैं कि उन्हें अपने बच्चों को काम पर भेजना पड़ रहा है। इसलिए बच्चे उनके खेलने कूदने पढ़ने लिखने की बजाय काम धंधा करने के लिए विवश हैं और दुनिया की हजारों सड़कों पर नन्हे नन्हे बच्चे काम करने के लिए जा रहे हैं। ये सिर्फ हमारे देश की समस्या नहीं है, हमारी पूरी दुनिया की समस्या है। पूरी दुनिया में बाल श्रम की समस्या फैली हुई है और हमारे जैसे लोग इस समस्या को देखकर उदासीन हैं। और इस उदासीनता के पीछे क्या कारण है? क्योंकि हम सिर्फ इन समस्याओं को दिन प्रतिदिन देखते ही रहते हैं। इस पर क्या सुधार किया जाना चाहिए, क्या समाधान होना चाहिए, इसे हम नहीं देखते हैं। कभी पटाखों की फैक्ट्री में आग लगने के कारण बच्चे घायल हो जाते हैं, कभी सड़कों में दुर्घटना में घायल हो जाते हैं। हम बच्चों को अपने घरों में काम पर रख लेते हैं, दुकानों पर चाय पकड़ाते हुए दिखाई देते हैं, होटल में बर्तन मांजते हुए दिखाई देते हैं, बर्तन साफ करते हुए नजर आते हैं। लेकिन उन सबको देखकर हमारे मन के अंदर कोई पीड़ा उत्पन्न नहीं होती। वो इसलिए नहीं होती क्योंकि ऐसी स्थिति हमारे साथ नहीं है।
हमारे बच्चों को हम वो सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं जिनसे ये बच्चे वंचित हैं। हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बड़े बड़े विद्यालयों में भेजते हैं, उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उन्हें एक अच्छे से अच्छा खिलौना दिलाकर देते हैं, उनके पास किसी किताब की कमी नहीं होने देते हैं। लेकिन ये बच्चे जो बाल श्रम की समस्या से पीड़ित हैं, ये गरीब बच्चे मनोरंजन और सुविधा के उपकरणों से वंचित हैं। क्यों? क्योंकि उनके माता पिता आर्थिक स्थिति से कमजोर हैं। उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं कि वो अपने बच्चों को ये सारी चीजें उपलब्ध करा सकें। इसलिए ये हस्म मामूल होने के बावजूद भी इस दुनिया में उनके लिए नहीं है। और इसलिए दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। और नन्हे बच्चों को अगर उनकी बचपन की सुविधाएं ना मिलें तो उनका जीवन तो निरर्थक है, उनका जीवन आनंद पूर्वक तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उनके लिए तो ना तो खेलने के लिए गेंदें हैं, ना पढ़ने के लिए किताबें हैं, ना घरों के आंगन हैं। तो वो करें क्या? कवि मानता है कि जो हमारे देश के लोग हैं, हमारी दुनिया के जो लोग हैं, वो करुणा से रहित हैं, संवेदन शून्य हैं। अगर उनके मन में बच्चों के लिए पीड़ा अनुभव होती तो शायद कुछ सुधार होता। देश में बहुत सारे कानून बाल श्रमिकों के लिए बनाए गए कि अगर कोई बच्चों को काम पर रखेगा, 14 साल से छोटे बच्चों को काम पर रखेगा तो उसे 2 साल की सजा होगी, ठीक है, और उस पर जुर्माना भी होगा। लेकिन कितने लोगों को सजा हुई? कितने लोगों ने जुर्माना पढ़ा? आप अपने आसपास के इलाकों में देखते हैं, अपने घरों में देखते हैं कि हम छोटे छोटे बच्चों से ही काम करवाते हुए नजर आते हैं। कुछ की आर्थिक विवशता है, ठीक है, कि उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, लेकिन कई ऐसे हैं जो बच्चों को जबरदस्ती काम पर भेजते हैं। तो ऐसी स्थिति में बच्चों के साथ बहुत बुरा होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम उनके लिए कुछ करें, ठीक है। तो आइए इसके भाषा शैली से परिचित होते हैं। भाषा इसमें सरल है लेकिन अर्थयुक्त है, गहराई से भरी हुई भाषा है, सरल होते हुए भी गहरे अर्थों से युक्त है, ठीक है। उर्दू शब्दों का प्रयोग किया गया है, संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो करुणा का दृश्य उत्पन्न हो रहा है इस अंतिम पंक्तियों के माध्यम से। करुणमय स्थिति को उत्पन्न कर दिया है, करुणामय स्थिति को उत्पन्न कर दिया है। और अगर हम बात करें अलंकारों की तो छोटे छोटे बच्चे में जो छोटे छोटे शब्द आया है, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। साधारण से अर्थों में इस कविता को समझिए कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो धुंध से ढकी हुई सड़क पर काम पर जा रहे हैं। जिस समय बच्चों को घर में पढ़ने के लिए, ठीक है, या आराम करने के लिए होना चाहिए, उस समय इन छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है, ठीक है। उनके बच्चों की माता पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है। अगर मैं कुछ प्रश्नों के माध्यम से इसे समझाने की कोशिश करती हूँ, कविता को समझते हैं कुछ कविता संबंधी प्रश्नोत्तर के माध्यम से। कवि तथा कविता का नाम बताइए। कवि कौन है बेटा हमारे? कवि है हमारे राजेश जोशी जी, ठीक है। और कविता का नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं, ठीक है। अब कविता में किस सामाजिक समस्या को उजागर किया गया है? कौन सी समस्या को उजागर किया गया है? बच्चों के काम करने की समस्या को ना, उसे हम कहते हैं बाल श्रम की समस्या, ठीक है। तीसरा है मदरसों से क्या आशय? क्या होते हैं मदरसे? हम इसे हिंदी में विद्यालय, संस्कृत में भी कहते हैं वैसे तो विद्यालय, इंग्लिश में इसे स्कूल कहते हैं, ठीक है। काले पहाड़ किसका प्रतीक है? देखिए जो काले पहाड़ हैं वो शोषणकर्ता का प्रतीक है, जो शोषक होते हैं, ठीक है।
शोषकों का प्रतीक है। अगला है कि कविता में आए अलंकारों के नाम बताइए। सबसे पहला अलंकार हमारा आया था बेटा, तो मुख्य रूप से इसमें है पुनरुक्ति प्रकाश, जो कि छोटे छोटे बच्चे और सुबह सुबह में आया है। ठीक है। दूसरा अलंकार है बेटा इसमें प्रश्न अलंकार। ठीक है। तो आइए अब आपका मैं गृह कार्य बताती हूँ आपको। आपका गृह कार्य है बेटा पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्न है, जो कि 1 से 5 तक आपको करने हैं। पहला प्रश्न है आपका, कविता की पहली 2 पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। दूसरा प्रश्न है आपका, कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह न लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। तीसरा है, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं। चौथा है, दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रहा है या देख रही है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं। आपका अंतिम प्रश्न है कि आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहां कहां काम करते हुए देखा है। कल हम इसके दूसरे व्याख्यान में इस कविता की एक बार फिर से दोहराई करेंगे, साथ ही बाकी बचे हुए प्रश्नों को हल करेंगे। मिलेंगे कल अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।